Hello everyone. Today we are going to study the basic terms of accounting. Purchase means the amount which is used to purchase the goods and raw material which is used for resale or for production of the goods. The goods which we purchase for resale उसे हम लोग बोलते हैं purchase of the goods or purchase. Again the purchase are of two types, cash purchase or the credit purchase. Cash purchase are those purchase when we purchase the goods and made the payment at the time of purchase, that is known as cash purchase. And if we purchase the goods and payment are made after some time, that is known as the credit purchase. अब आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ कि परचेस होता क्या है. इफ़ देर इज़ अ फर्नीचर शॉप एंड द गुड्स से अलमीरा आर परचेज फॉर रीसेल, हम अलमीरा परचेज कर रहे हैं उनको बेचने के लिए, तो वो हमारा गुड्स हो जाएंगे और वो हमारे परचेज कहलाएंगे. ऑन द अदर साइड, इफ़ द अलमीरा इज़ परचेज फॉर द ऑफिस यूज़, वहीं फर्नीचर शॉप में हम लोग एक अलमीरा परचेज कर रहे हैं ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो हमारा गुड्स नहीं कहलाएगा, वो हमारा असेट हो जाएगा, बिजनेस का असेट हो जाएगा. नाउ द परचेज रिटर्न मीन्स द गुड्स विच आर परचेज बाय द बिजनेस are returned to the seller for any reason like defective goods are there. So उनको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, यानी कि गुड्स जो हमने खरीदे थे वो वापस सेलर को हम लोग भेज रहे हैं, लौटा रहे हैं, तो वो हमारे गुड्स को परचेज रिटर्न कहते हैं. उसका कोई भी रीज़न हो जाता है. एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया डिफेक्टिव गुड्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेल्स मीन्स द गुड्स विच आर परचेज्ड आर रीसेल. द टर्म सेल्स आर यूज्ड और एसोसिएटेड विद द सेल ऑफ गुड्स, यानी कि जो हमने गुड्स परचेज़ किए उनको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको हम सेल्स बोलते हैं. नाउ द सेल्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, कैश सेल्स एंड द क्रेडिट सेल्स. कैश सेल्स मीन्स व्हेन द बिजनेस सोल्ड द गुड्स and receive the cash on the same time, that is the cash sales. And if the goods are sold and the business receive the money after some time, that is credit sales. यानी कि हमने गुड्स को सोल्ड किया और पैसा हमें उसी समय मिल गया, तो वो कैश सेल्स कहलाता है. और हमने गुड्स तो सोल्ड कर दिए लेकिन पैसा हमें कुछ समय के बाद मिलेगा, तो वो हमारा क्रेडिट सेल हो जाता है. सेल्स रिटर्न, व्हेन द गुड्स आर रिटर्नड बाय द परचेसर फॉर एनी रीज़न. गुड्स जो बिजनेस ने सोल्ड किए थे वो वापस रिटर्न हो गए किसी भी रीज़न से, तो उन्हें हम सेल्स रिटर्न कहते हैं. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स द रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. एग्जाम्पल्स of revenue from operations are sale of goods for an operating enterprises, sale of services for an non-profit organizations, and income received, dividend received for financial enterprises. Next term is goods. Goods are the items which are purchased for resale. As we discussed earlier कि goods वो चीज़ें हैं जो कि हम खरीदते हैं बेचने के लिए. तो इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल अभी फर्नीचर मार्ट का दिया ही है. फॉर फर्नीचर शॉप, अलमीरा, टेबल, चेयर्स आर द गुड्स फॉर देम. एंड फॉर स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी आइटम्स आर गुड्स. सो गुड्स मीन्स द आइटम विच वी परचेज फॉर रीसेल. नेक्स्ट टर्म is stock or inventories. Inventories are the tangible assets held by the enterprise for selling or the raw material which is used for the reproduction of the goods. मतलब कि inventories क्या होती हैं? Inventories वो होती हैं जो goods, जो stock हम रखते हैं business में for resale, means they are used for the day to day or they are used for the ordinary activities of the business. Means what is the ordinary activities of the business? That is purchasing and selling of the goods. Inventories are of two types, opening inventory and closing inventory. Opening stock means the stock in hand in the beginning of the accounting year. जो बिजनेस के पास स्टॉक है अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में, उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. क्लोजिंग स्टॉक आर द स्टॉक विच इज़ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तब जो हमारे अकाउंटिंग ईयर है उसके एंड में जो स्टॉक बचा है उसे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्रीज बोलते हैं. स्टॉक एंड इन्वेंट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स. मीन्स जो हमारे पास प्रिपेयर्ड गुड्स हैं, they are unsold in an accounting year. Goods and inventories in case of trading concern which is unsold at the end of the accounting year is known as the stock and inventory for that
year of the business, and these inventories and cost are valued at the cost or the sales, whichever is less. Now second is stock and inventory of raw material. Means in a manufacturing enterprise, the goods of raw material which is unsold or which is not used in an accounting period, इट इज़ नोन स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ द रॉ मटेरियल. जो भी मतलब हमारे पास स्टॉक हो, मतलब गुड्स जो हम लोग ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है कि गुड्स से परचेज किए जाते हैं, उनको सोल्ड किया जाता है, तो वो हमारे कहलाते हैं अनसोल्ड स्टॉक. रॉ मटेरियल में ज़रूरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ने ख़रीदा है वो पूरा यूज़ हो जाए, तो उसका भी जो स्टॉक बचा वो हम लोग उसको इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल बोलते हैं. एक और होता है इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स. तो सेमी फिनिश गुड्स मीन्स सम पार्ट ऑफ द गुड्स आर प्रिपेयर्ड बट द रेस्ट ऑफ द गुड्स इज़ नॉट प्रिपेयर्ड. कुछ बना हुआ है, कुछ नहीं बना हुआ है, तो उसका भी स्टॉक होता है. उसको हम बोलते हैं स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स इज ऑल्सो नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस. द नेक्स्ट टर्म इज ट्रेड रिसीवेबल्स. It is the amount receivable for the goods sold or the services rendered for an ordinary business enterprise. Means this amount is due from the customer. The amount due from the customers of the enterprises means the goods are sold but the amount is not received. That will be receivable after some time. Trade receivables includes the sum total of debtors and bills receivable. मतलब इसमें है कि जो गुड्स हमने सोल्ड तो कर दिए हैं, मतलब वो क्रेडिट सेल्स है हमारी, तो वो डेटर्स भी होते हैं. इसमें हम सम टोटल ऑफ ऑल द डेटर्स करते हैं. एंटरप्राइजेस के पास कोई एक ही डेटर नहीं होता है. एंटरप्राइजेस गुड्स सोल्ड करती है मैनी पर्सनस को, बहुत अलग अलग पर्सनस को. बहुत सारे इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइजेस को बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करता है, तो वो हमारे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल होते हैं. उनका सम टोटल मतलब उनका टोटल होता है, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं. नाउ मैंने अभी आपको बोला डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल. डेटर्स आर द पर्सन्स हु ओ द मनी फ्रॉम द बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर द क्रेडिट सेल्स. मतलब क्रेडिट सेल करी है बिजनेस ने, तो सेल्स तो हो गई है लेकिन पैसा नहीं रिसीव किया है. दैट पर्सन इज नोन एज द डेटर. बिल्स रिसीवेबल आर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच आर एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स एंड द मनी इज़ रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट. जब हमारा डेटर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें डेट ऑफ मैच्योरिटी होती है. मतलब कि वो कुछ टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको मनी रिसीव्ड होगा. ट्रेड पेबल, इट इज़ द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस फॉर द परचेज ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज. मीन्स कि यदि बिजनेस ने क्रेडिट पे कुछ गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज अवेल करी हैं, तो वो पेमेंट हम बाद में करेंगे. दैट इज़ नोन एज द ट्रेड पेबल. एंड दिस इज़ ऑल्सो द सम टोटल ऑफ क्रेडिटर्स एंड द बिल्स पेबल. नाउ द क्रेडिटर इज़ द पर्सन फ्रॉम होम द बिजनेस परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट. उसने क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लिए हैं, पेमेंट बाद में किए जाएंगे. नाउ द बिल्स पेबल मीन्स the bills of exchange accepted by the creditors and make the payment on a specified date. Bills payable means the bills of exchange accepted by the person and he agreed to make the payment on the specified date. Cost, it is an amount which is incurred on a specified product, activity or goods. Voucher is an evidence of the business transactions. वाउचर बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस यानी कि प्रूफ होता है. व्हेन देयर इज़ अ सेल या परचेज जो भी है, उसके लिए हम जो बिल रिसीव करते हैं या देते हैं, जो बिल में हमारे ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं, वही हमारे वाउचर्स होते हैं. वो हमारे बिजनेस का एक प्रूफ होते हैं कि देयर इज़ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन द टू पार्टीज. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिस्काउंट. इट इज़ एन अमाउंट of reduction in the price of the goods by the enterprises. Discount allowed may be of two types, trade discount and the cash discount. Trade discount is allowed to all the customers to increase the sale of the goods. मतलब ट्रेड डिस्काउंट सब कस्टमर को मिलता है, either that sale is of credit nature or cash nature. And cash discount is allowed to those customer who made the cash sales. जो सेल्स के टाइम पे कैश पे करते हैं, ये डिस्काउंट उन्हीं को मिलता है. मीन्स कि दैट डिस्काउंट इज़ फॉर द इंक्रीज ऑफ कैश सेल्स. कैश सेल्स को बढ़ाने के लिए हम कैश डिस्काउंट यूज़ करते हैं. हम कस्टमर को प्रमोट करते हैं कि आप कैश पे करोगे
सेल्स के टाइम पे ही, तो हम आपको 2% और एनी फिक्स्ड अमाउंट दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइस. बैड डेट्स आर द अमाउंट विच इज़ ओड टू द बिजनेस. मीन्स जिसको बिजनेस ने क्रेडिट सेल्स करी हैं, जो डेटर है ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेट. मीन्स कि वो पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है और वो सारे के सारे हमारे जो पेमेंट्स होते हैं वो रिसीव नहीं कर पाता है बिजनेस, तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं. मतलब कि जो हमारी बिजनेस की उधारी थी वो रिसीव नहीं हुई, एंड इसीलिए ये बैड डेट्स हमारा लॉस हो जाता है. दैट इज़ प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Balance sheet is also known as the position statement. Positional statement means it shows the financial position of the assets and liability of the business or an individual. इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या पोजिशनल स्टेटमेंट है, उसमें से हमें पता चलता है कि बिजनेस के एट द एंड असेट्स की क्या वैल्यूज़ हैं और उसको कितनी लायबिलिटीज़ पे ऑफ करनी है. The next term is book value. This is the amount of an item which appears in the books of account or the financial position. मतलब कि जितना हमारे assets की जो वैल्यू है जो कि हमारी बैलेंस शीट में अपेयर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू. एज वी नो दैट कि कोई भी असेट्स की वैल्यू सेम नहीं रहती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस हमारा ऑनगोइंग बिजनेस है कि बहुत लंबे समय तक चलेगा, तो उसमें हम जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हर अकाउंटिंग ईयर में डिप्रिसिएट होती जाती है, कम होती जाती है. तो हम उस वैल्यू में, मतलब जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते जाएंगे और उसकी जो बैलेंस वैल्यू आती है उसको हम बैलेंस शीट में प्लेस करते जाएंगे, तो वो हमारी बुक वैल्यू कहलाती है. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स the records or the books in which the business transactions of an enterprises are recorded and maintained. They includes cash book, bank book, general ledger. Cost of goods sold. Cost of goods sold is the direct cost attributable for the goods sold or the services rendered. Cost of goods sold means the cost जो हमारे प्रोडक्शन के टाइम पे गुड्स को बनाने के लिए आती है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे गुड्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए होते हैं. फॉर एग्जांपल ब्रेड को बनाने के लिए फ्लोर, ऑयल, वाटर, देन यीस्ट, सब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है. वो डायरेक्टली मशीन, तो ओवन वगैरह, तो उसको जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं. क्रेडिट इज़ द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट. It means the event or the entry which is credited that plays on the right side of the account. If an account is credited, it is posted on the credit side of the particular account. In such an event, it is said to be that account is to be credited. Debit. Now I am going to explain the two terms debit and credit, as the account is having the two aspects. One is debit and the credit. When the item or the amount is debited, that is placed on the left side of an account, it means and it is known as the account is to be debited. Now I am going to explain it with the help of this table. Now this is the format of an account. For example, I am going to prepare the cash account. So हमने जब cash account यहाँ लिखा तो हमारा जो डेबिट साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा. यहाँ पे हम जो डेबिट की एंट्रीज होंगी उनको प्लेस करेंगे और यहाँ पे हम सिर्फ DR लिखते हैं, और जो क्रेडिट की एंट्री होंगी वो हम प्लेस करेंगे तो हम CR लिखेंगे. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अमाउंट विच इज़ क्रेडिटेड तो वो हमारे अकाउंट के राइट साइड में आएगा और द अमाउंट विच इज़ डेबिटेड वो हमारे अकाउंट के लेफ़्ट साइड में आएगा. ये डेबिट और क्रेडिट के रूल हम लोग अपने फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो ये अकाउंट का हमारा सब और क्लियर हो जाएगा. डेप्रिसिएशन. Depreciation is the value of the assets which is fall due to the usage of the assets और an accident और the passage of time. मीन्स कि depreciation वो वैल्यू होती है, इसको हम wear and tear वैल्यू भी बोलते हैं. ये हमारे फिक्स असेट्स में से डिडक्ट होती है जो कि हमारे फिक्स असेट की वैल्यू कम करती है. जैसे कि फिक्स असेट कुछ लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमारे बिजनेस में है, या एक्सीडेंट की वजह से उसमें कुछ wear and tear हो गया है, या फिर हम उस असेट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. एंट्री. इट इज़ अ ट्रांजेक्शन और इवेंट विच इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जो हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम एंट्री बोलते हैं. इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन हु इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे द डेब्ट. मतलब कि जो हमारे बिजनेस की उधारी है उसको पे करने की पोजीशन में नहीं है. प्रोपराइटर इज़ अ पर्सन
who make the investment and bear all the losses or risk of the business. He is known as the proprietor. Rebate. It is the reduction in the price by the seller of the goods after the goods have been sold. Rebate, as we know, that it is a reduction in the price after the sale of the products, means the maximum of the goods are sold and there is a less amount of goods are remains. So for increase the sale, the seller gives the rebate on the price. Sometimes the discount allowed on the poor quality of the product, that is also known as the rebate. Now the next and the last term is solvent. Solvent is a person or an enterprise which is in a position to pay its debt. जो उधारी है बिजनेस की या कोई पर्सन की और वो उसको पे करने की पोजीशन में है, उसे ही हम सॉल्वेंट कहते हैं. These are our basic terms which are very necessary for study the accounting. हमें अकाउंटिंग पढ़ने के लिए ये बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है. If you are having any doubt, so you can write it in the comment section. We will discuss our next chapter in the next video.